हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शक्ति और आज हम फाइनली पहुंच गए हैं क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। आज का वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है मेरे पहले वीडियो के जैसे। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे ग्रो हुई और साइकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी को सीरियसली समझना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन यू आर एट अ राइट प्लेस। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए बात करते हैं इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई। इंडिया की जो पुरानी फिलोसफिकल सोच है, जैसे वेदांता, योगा, बुद्धिज्म, हमेशा से ही माइंड, कॉन्शियसनेस, सेल्फ और माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को डीपली समझाती आई है। अगर हम अपने एशियन टेक्स्ट की बात करें तो वहाँ पर भी अटेंशन, परसेप्शन, रीजनिंग, इल्यूजन, ये सारे टॉपिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कशंस मिलती हैं। पर प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो आज हम पढ़ते हैं वो इंडियन फिलोसफिकल आइडिया से ज़्यादा वेस्टर्न साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस है। मतलब हमने अपनी पुरानी जो नॉलेज है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं है एज सच। साइकोलॉजी की जो मॉडर्न डेवलपमेंट ज़्यादातर वेस्ट की रिसर्च को फॉलो करती है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी, अगर हम बात करें कि इंडिया में मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई सबसे पहले फॉर्मली कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 1915 में पहली बार क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया और साइकोलॉजी की लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया गया। 1916 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने इंडिया का पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करा। 1938 में क्या हुआ, 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी के डिफरेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया अप्लाइड साइकोलॉजी का 1938 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट की जो इंडिया के हैं, मतलब इंडिया के जो प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता का। इन्होंने ट्रेनिंग यूएसए में ली है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ही थे इंडिया में। ये वुंड के साइंटिफिक साइकोलॉजी अप्रोच से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। सेकेंड नेम आता है प्रोफेसर जी बोस का। फ्रूट के से ये, जैसे कि एन एन सेन गुप्ता वुंड से विलियम वुंड से इन्फ्लुएंस थे, वैसे ही प्रोफेसर जी बोस सिगमंड फ्रॉइड से इन्फ्लुएंस थे। उनकी जो कॉन्सेप्ट था साइको एनालिसिस का, वो इंडिया में उन्होंने प्रोफेसर जी बोस ने साइको एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करा। और इसी के चलते 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन बनाई गई। इन दोनों ने मिलके बेसिकली इंडिया में मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। अब ये तो चलो हो गया कि इन दोनों ने, ये प्रोमिनेंट फिगर्स थे साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो। फिर एक सवाल ये भी आता है कि साइकोलॉजी इंडिया में कैसे बढ़ी। उन्होंने फाउंडेशन तो रख दिया, लेकिन वो आगे कैसे आई और ज़्यादा क्या हुआ उसमें, राइट? तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो सबसे पहला नाम आता है मैसूर एंड पटना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने भी अर्ली साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स को शुरू करा था। स्टार्टिंग में यही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स हुए। ग्रेजुअली ग्रेजुअली साइकोलॉजी इंडिया में पॉपुलर होती गई। अगर हम आज की बात करें तो अराउंड 70+ या उससे ज़्यादा ही साइकोलॉजी कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर हम फेजेस की बात करें तो इंडियन साइकोलॉजिस्ट दुर्गानंद सिन्हा, इन्होंने अपनी बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री,
द इंडियन एक्सपीरियंस। 1986 में ये बताया कि इंडिया में साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उस सॉरी जो डेवलपमेंट है उसके 4 फेजेस हैं। एंड अब हम उन चारों फेजेस को वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फेज आता है इंडिपेंडेंस से पहले या टिल इंडिपेंडेंस की, जब जहाँ से हमारा इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली टिल 1947। इस फेज में इंडियन साइकोलॉजी ऑलमोस्ट वेस्टर्न साइकोलॉजी को ही फॉलो कर रही थी। फोकस था एक्सपेरिमेंट्स पे, साइको एनालिसिस पे। बेसिकली सिगमंड फ्रूड वाली जो साइकोलॉजी है वो फॉलो हो रही थी, एटलीस्ट इंडिपेंडेंस तक। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता था, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। मतलब इंडिया में साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था, आप वो बोल सकते हो कि बिल्कुल वेस्टर्नाइज कंट्री के जैसा ही था, वैसे ही वर्क करता था। फिर आता है हमारा सेकेंड फेज 1947 से 1960s तक। इस फेज में साइकोलॉजी इंडिया में धीरे धीरे ग्रो करने लगी। अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डेवलप हुए, सोशल, क्लिनिकल, एजुकेशनल। इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने ये ट्राई किया कि इंडियन आइडेंटिटी बनाई जाए। एक मतलब जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वेस्टर्न वेस्टर्न तरीकों को ही फॉलो कर रहे थे। जो वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में जो जो साइकोलॉजी में हुआ, हमने एज इट इज़ उसको इंडिया में करना स्टार्ट कर दिया, बट इंडियन टच नहीं दिया। एक साइकोलॉजी का जो इंडियन आइडेंटिटी है उसको नहीं बनाया। तो इस फेज में वो चीज़ें स्टार्ट हुई। इसके लिए उन्होंने क्या करा, वेस्टर्न थ्योरीज को यूज़ करके इंडियन सिचुएशंस में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा। जैसे वेस्टर्न रिसर्च को इंडियन कल्चर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टार्ट हुआ इस फेज में। फेज 3 1960s के बाद बेसिकली ये फेज था प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च का। ये फेज ज़्यादा इंडियन सोसाइटी के इश्यूज को समझने में फोकस कर रहा था कि क्योंकि जो भी साइकोलॉजी है वो वेस्टर्न कंट्रीज में आई है। मोस्टली जो मेन प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के ही रहे हैं। अब जब क्योंकि इंडिया के में साइकोलॉजी ग्रो करने लगी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को भी साइकोलॉजी में इंक्लूड किया जाए। एंड जब ये दिमाग में आता है तो ये भी दिमाग में आना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया का माइंडसेट, इंडिया की जो कल्चर है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। तो इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अलग होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो साइकोलॉजी थी, अब उस ये हुआ कि उस साइकोलॉजी को हम इंडियन पर्सपेक्टिव से कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करती है। इसके लिए टॉपिक जैसे पॉवर्टी, सोशल चेंज, कम्युनिटी इश्यूज, इन पर रिसर्च और होने लगी विथ रिस्पेक्ट टू फोकसिंग ऑन इंडियन सोसाइटी। रिसर्च जो हुई वो इंडियन सोसाइटी पे फोकस करके हुई, ना कि वेस्टर्न रिसर्च को ही एज इट इज़ फॉलो किया गया। फिर आया फेज हमारा लेट 1970s का, इंडियनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पूरा का पूरा क्या कर दिया गया कि इंडियन पर्सपेक्टिव के थ्रू साइकोलॉजी को देखा गया। बेसिकली इंडियन लेंस से साइकोलॉजी को देखना स्टार्ट हुआ। वेस्टर्न थ्योरीज को जैसे हम पहले ब्लाइंडली फॉलो करते थे, अब वो कम हो गया है। अब क्या हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि इंडियन कल्चर के हिसाब से साइकोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी हम साइकोलॉजी को इंडिया के लिए यूज़फुल बना सकते हैं। अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट, क्योंकि जो भी साइकोलॉजी अभी थी वेस्टर्नाइज थी, रिसर्च जो थी वहाँ के लोगों पे हुई थी, और जो भी रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के माइंडसेट्स के रिजल्ट्स है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वहाँ के हिसाब से हुए। अब सेम चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग रीजन में सेम माइंडसेट हो। कल्चर अलग होता है, कंट्री अलग होती है, तो लोगों का माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन टच दिया जाए रिसर्चेस को। एशियन इंडियन नॉलेज जैसे कि हमारे उपनिषद्स, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, भगवद गीता, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया टू स्टडी साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी डेवलप होना यहाँ से स्टार्ट हुआ बेसिकली।
इंडियन कल्चर कॉन्सेप्ट्स यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। फोकस आया इंडियन वैल्यूज़ का, सोसाइटी कैसे इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन सोसाइटी कैसे बेस है हम हमारे कल्चर का, तो ये सारी चीज़ें इस फेज़ में स्टार्ट हुई। हम बोल सकते हैं कि इस फेज़ ने इंडिजीनियस साइकोलॉजी को बर्थ दिया। मतलब साइकोलॉजी जो इंडियन कल्चर से पैदा हुई है और इंडियन सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है, वो हमारे 4th फेज़ से स्टार्ट हुआ। आज की हम इंडियन साइकोलॉजी की अगर बात करें, तो आज साइकोलॉजी इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। वर्ल्ड लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इंडियन साइकोलॉजी सब ग्लोबल रिसर्च में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया से नई थ्योरीज, कल्चरल इंसाइट्स आते हैं। न्यू रिसर्च के ट्रेंड्स स्टार्ट हो गए हैं। न्यूरोबायोलॉजी, ब्रेन साइंस जिसको बोला जाता है, हेल्थ साइंस के साथ साथ साइकोलॉजी का कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। ब्रेन बिहेवियर स्टडीज, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, वेलबींग, इन सारी चीज़ों पे अब काम होने लगा है। अगर हम साइकोलॉजी में करियर की बात करें, तो आज साइकोलॉजी इंडिया में बहुत वाइडली यूज़ होता है। और अगर हम करियर वाइज बात करें, तो स्पेशल चाइल्ड के साथ कैसे डील करना है, ये हम पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल्स में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप वहाँ पर काम कर सकते हो। कॉरपोरेट सेक्टर में अगर बात करें, तो वी हैव इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जहाँ पर आप ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, एचआर, इन सारे फील्ड्स में एज अ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हो। साइकोलॉजी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग में भी यूज़ होता है। वी हैव अ ब्रांच कॉल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए साइकोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनकी रेजिलियंस पावर को बिल्ड अप करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी से सीख सकते हैं। वी हैव एनजीओज एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, जहाँ पर हम साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड्स जहाँ हम साइकोलॉजी को अब यूज़ कर रहे हैं। और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? फ्रॉम ऑब्वियसली स्टार्ट कहाँ से होता? कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज से। फिर हमने इनकॉर्पोरेट करा उसको अपनी इंडिया में, एंड देन हमने उसको इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करी है। नाउ वी आर यूजिंग साइकोलॉजी इन एन नंबर ऑफ फील्ड्स, जिसको हम पढ़ने वाले हैं इन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। So now moving on to our another topic which is branches of psychology। और इसमें हमारी जो फर्स्ट ब्रांच या फर्स्ट फील्ड है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये जो ब्रांच है ये स्टडी करती है कि हम कैसे सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं कि चीज़ों को, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, ये हमको कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है। इसमें हम अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज जैसे प्रोसेस को समझते हैं कि हम कोई भी चीज़ में हमारा अटेंशन कैसे जाता है, हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, हमारे अराउंड जो भी एनवायरनमेंट है हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे मेमोरी है डेवलप होती है, कैसे हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे हम रीजनिंग कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, कोई डिसीजन तक हम कैसे पहुंचते हैं, लैंग्वेज कैसे सीख रहे हैं, लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो नेचुरल सेटिंग्स में स्टडी को करते हैं, इकोलॉजिकल अप्रोच लेकर। ये साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ मिलकर भी काम करते हैं, जैसे एआई, मेमोरी मॉडल्स, ब्रेन प्रोसेसेस वगैरह। मूविंग ऑन टू अनदर ब्रांच विच इज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये जो ब्रांच है ये देखती है कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारी फिजिकल बॉडी, स्पेशली ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कैसे जीन्स, हॉर्मोन्स, इम्यून सिस्टम या ब्रेन की वायरिंग हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ये जो साइकोलॉजिस्ट, मतलब इस ब्रांच के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका काम अक्सर न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ मिलके होता है बेसिकली। देन वी हैव न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट मिलकर ब्रेन की डिटेल स्टडी करते हैं, कैसे ब्रेन के
केमिकल मैसेंजर्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ये जो लोग हैं ये लोग बेसिकली दोनों तरीके से स्टडी करते हैं, जिसमें जैसे ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है और जिनका ब्रेन डैमेज है वहाँ वो डैमेज पार्ट वो चीज़ कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें हाई टेक मशीन्स यूज़ होती हैं, जैसे ब्रेन वेव्स को चेक करना, ब्रेन एक्टिविटी को चेक करना, ब्रेन की लाइफ फंक्शनिंग दिखाना, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी डिटेल्स अबाउट हाउ ब्रेन वर्क्स, बेसिकली how brain works to affect our thinking, emotions, behavior and stuff like that. Then we have developmental psychology. ये ब्रांच स्टडी करती है कि जो इंसान है वो बचपन से बुढ़ापे तक कैसे बढ़ रहा है, उसका डेवलपमेंट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड या राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ वो कैसे होता है। माइंड, बॉडी, इमोशन, सोशल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। जैसे हम कैसे सीखते हैं, हाउ वी लर्न, हम कैसे सोच सकते हैं, हाउ वी थिंक, हाउ वी आर रिएक्टिंग, ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। पहले सिर्फ बच्चों पर बेसिकली ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच थी फोकस करती थी, लेकिन अब अडल्ट एंड एजिंग इस सब पे भी रिसर्च होती है, इस सब पे भी काम होने लग गया है। ये साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, काउंसलर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सब एक साथ मिल के काम करते हैं। देन वी हैव सोशल साइकोलॉजी। ये ब्रांच देखती है कि हमारा बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ कैसा है, एंड कैसे हम जब दूसरों के साथ होते हैं, बाकी लोगों के साथ होते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कैसे हमारी एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रही है, हमारा बिहेवियर अफेक्ट करता है उस चीज़ को, एटीट्यूड कैसे बनता है, हम दूसरों की बातों को कैसे मान लेते हैं, ओबीडियंस, कन्फर्मिटी, ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। प्रेजिडिस, अग्रेशन, अट्रैक्शन, ग्रुप बिहेवियर, बेसिकली लोगों के बीच रह के हम कैसे बिहेव करते हैं, ये हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। कल्चरल या क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि कल्चर हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करता है। हर कल्चर का अपना एक सोचने का तरीका है, फील करने का तरीका है, रिएक्ट करने का तरीका है। तो ये चीज़ हम कल्चरल या क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी के लिए बिहेवियर को समझने के लिए बेसिकली कल्चर क्या होता है ना कि एक इंडियन माइंडसेट का इंडियन पर्सन, एक इंसान जो इंडिया में पला बड़ा है, उसकी जो थिंकिंग होगी दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया। वो किसी और कंट्री का है, चाहे वो फिनलैंड हो, स्वीडन हो, एनी कंट्री। एंड अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी वी हैव एन नंबर ऑफ कल्चर्स, हमारे एक डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, तो हर रिलीजन, हर कल्चर का अपना एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, हर कल्चर का अपना एक बिलीफ सिस्टम है, अपने एक कुछ बिलीव्स होते हैं जिस पे वो चलते हैं, उनका एक सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कल्चरल या क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ सकते हैं। जैसे इंडिया में जॉइंट फैमिली होती है, वी हैव न्यूक्लियर फैमिली, तो हाउ जॉइंट फैमिली, मतलब वहाँ जॉइंट फैमिली में जो इंसान पला बड़ा है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसका परसेप्शन होता है एज कम्पेयर टू द वन जो न्यूक्लियर फैमिली में पला बड़ा है। तो ये कैसे डेवलप हो रहा है, इसको हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये देखती है कि हमारा एनवायरनमेंट, मौसम, पोल्यूशन, नॉइज, नेचुरल डिजास्टर्स, ये हमारी मेंटल हेल्थ और बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करता है। ऑफिस का लेआउट मूड और प्रोडक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करता है। पोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, वेस्ट डिस्पोजल, इन सब का हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट होता है और इन सब का ह्यूमन बिहेवियर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी की बात करें तो ये देखती है कि स्ट्रेस, टेंशन, इमोशंस, इन सब का हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पीपल जनरली क्या करते हैं, अगर वो स्ट्रेस में होते हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि धीरे धीरे अगर वो चीज़ कंटिन्यू रहती है तो वो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करने लगती है एंड हम बीमार भी पड़ते हैं उसकी वजह से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम हेल्थ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि हर इंसान का एक डिफरेंट तरीका होता है हाउ ही और शी इज़ हैंडलिंग स्ट्रेस।
और स्ट्रेस लाइक सिचुएशंस, तो वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम वहाँ पढ़ते हैं। स्ट्रेस का डिजीज से क्या रिलेशनशिप है, ये हम वहाँ पढ़ते हैं। पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप, हेल्थ हैबिट्स कैसे प्रमोट करनी चाहिए और कैसे वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाती है, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। देन वी हैव क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। दोनों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दोनों ही कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं एक इंसान का जो मेंटल इशू है, मेंटल उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको टैकल करने में, बी इट एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शंस, ईटिंग डिसऑर्डर, एनीथिंग। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे यूजली टैकल लेस सिवियर इश्यूज, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज, then career issues, daily life challenges, sometimes stress, not on a extreme level, stress anxiety बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं, लेकिन हाँ मैनेजेबल सिचुएशन में हो तो काउंसलिंग के थ्रू हम लोग कभी कभी किसी इंसान का जो स्ट्रेस है, कोई मेंटल ट्रॉमा है, उसको ठीक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे वर्क ऑन सिवियर पेशेंट्स, जो सिवियर मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनके साथ वो ज़्यादा काम करते हैं। देन वी हैव इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये वर्क प्लेस के बिहेवियर को स्टडी करती है, हाउ अ पर्सन इज बिहेविंग एट हिज और हर ऑफिस, ये स्टडी करती है। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, वर्क कंडीशंस को इम्प्रूव करना, एंड इम्प्रूव करना इन अ वे कि वो ह्यूमन, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। तो वो कैसे होगा, ये एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट देखता है। राइट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, to gauge a personality of a person at the time of interviewing him or her, तो ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम है। मैनेजर और स्टाफ का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कैसे कर सकते हो अच्छा, ये सब चीज़ें वो देखते हैं। बेसिकली ऑफिस या कंपनी को साइकोलॉजिकली हेल्दी कैसे रखना है, इफेक्टिव कैसे बनाना है, ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का काम है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें अगर हम, ये स्टडी करता है कि लोग कैसे सीखते हैं। स्कूल कॉलेजेस के लिए टीचिंग मेथड्स डिज़ाइन करना, लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, स्टूडेंट्स की सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को इम्प्रूव करना। स्कूल साइकोलॉजी स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर काम करते हैं। एंड देन वी हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये एथलीट्स की परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, फोकस, इन सबको इम्प्रूव करने में काम करता है। ठीक है, अगर हम इमर्जिंग ब्रांचेस की बात करें कि अभी तक तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ी ये एक्चुअली प्रेवलेंट हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग एरियाज़ में भी हमारी साइकोलॉजी इंक्लूड की जा रही है। जैसे कि एविएशन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन पायलट्स, स्पेस साइकोलॉजी एस्ट्रोनॉट्स के लिए, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, देन रूरल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्पेसिफिकली फॉर विमेन, बिकॉज एक विमेन का, एक फीमेल का सोचने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, परसीव करने का तरीका इज़ एंटायरली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ मेल। तो उसका एक साइकोलॉजी की ब्रांच जो केवल विमेन पे फोकस करती है, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। एंड अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं अगर आप रिलेटेड टू माय वीडियो एंड एनी टॉपिक विच यू वांट कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी थॉट्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11 NCERT बुक का चैप्टर 2 विच इज़ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड यूजफुल टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पसंद आते हैं मेरी वीडियोस तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, बाय बाय।